हेलो चपाटी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट क्या होगा, बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम मैथ्स का, मैंने आपको फंक्शन क्या होता है उसको पूरी तरह मैंने एक्सप्लेन किया था पिछली वीडियो में, फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया था और फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, तो आज हम फंक्शन के ही कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। पहले तो थोड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपके जेई में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। 4-5 क्वेश्चन जेई एडवांस के, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, 2-3 जेई मेन के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उनको भी क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, मान लो फंक्शन का है ना, तो लिखो जल्दी जल्दी, मान लो क्या क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, एक इधर लिख देता हूं मैं साइड में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करो, अगर आपको समझ आता है तो करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको करके बताता हूं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, आपका एक्सप्लेन होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, तो सर मेरे को पता है कि भाई आपने क्या पूछा है, मान लो रिलेशन एफ डिफाइंड एज, मान लो एक रिलेशन डिफाइन किया है, एक ये डिफाइन किया है, एक ये डिफाइन किया है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डिफाइन किया है, और क्वेश्चन पूछा है कि जो एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स है वो फंक्शन है या नहीं है, ये चीज क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो सर मेरे को पता है, मैंने देखा है पिछली वीडियो में आपने बताया था कि भाई क्या फंक्शन कौन होता है, मान लो जहां रिलेशन क्या होता है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है। तो फंक्शन मान लो प्रूव करना हो तो मैंने बताया कि भाई हमेशा क्या करना होता है, ऑर्डर्ड पेयर। देखो ऑर्डर्ड पेयर में अगर मान लो दो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का अगर क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो वो क्या होता है, वो फंक्शन नहीं होता। ठीक है, हमेशा जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उनमें जो फर्स्ट एलिमेंट हो हर एक ऑर्डर्ड पेयर का वो अलग अलग होना चाहिए, तभी वो फंक्शन होता है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होता। तो सर मेरे को समझ आ गया कि भाई एक्चुअल में बनाना क्या है, ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। अगर ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट के दो, मान लो क्या है, मान लो पहले एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर के वो दो जगह पर एग्जिस्ट करे या दो ऑर्डर्ड पेयर में प्रेजेंट हो और उसका मान लो दूसरा एलिमेंट क्या हो, अलग अलग, तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो सर करते हैं। मान लो सबसे पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए ना, ये फंक्शन पढ़ना आना चाहिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। मान लो कैसे इस फंक्शन को पढ़ते हैं पहले वो समझ लो। इसका मतलब क्या होता है कि भाई एफ ऑफ एक्स की दो वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, एक एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू है। ये वैल्यू एफ ऑफ एक्स की कब लेंगे, जब आपकी x की वैल्यू 0 और 3 के बीच होगी, या 0 और 3 को भी इंक्लूड करेगी। ये वाली f ऑफ x की वैल्यू क्या लेंगे, तब लेंगे जब ये क्या है कि भाई 3 और 10 के बीच होगी और 3 और 10 को भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो सर मेरे को समझ आ गया। तो चलो सर पहले मान लो ये वाली वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। तो चलो मैं फंक्शन को तोड़ के बताता हूं कैसे लिखते हैं इसको। 0 हो गया, x हो गया लेस देन मान लो 3 हो गया, तो मेरे को पता है x की वैल्यू जब ये होगी तो फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, ऐसे क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो सर मेरे को पता है तब f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर। तो फिर सिंपल सी बात है सर, 0 से 3 तक के इसके ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं, क्या होगा, तो लिखो जल्दी जल्दी। मान लो x की वैल्यू 0 है ना, इक्वल टू लिखा है तो मान लो 0 भी ले सकते हैं। तो फिर सिंपल सी बात है सर, f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो सर f ऑफ x की वैल्यू 0, इसका मतलब सर मुझे पता है जो x होता है उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। इसे आपने बताया था, इसे क्या कहते हैं, आउटपुट ऑफ क्या कहते हैं, फंक्शन
कहते हैं x की वैल्यू 0 पर ही है, तो भी सिंपल सी बात है यहाँ पे 0 भरो, तो f 0 पर है, x की जगह पे 0 भरोगे, 0 का स्क्वायर सर 0 ही होता है, तो इसे हम आउटपुट ऑफ फंक्शन कहते हैं, इसे हम इनपुट कहते हैं। तो सर मेरे को पता है कि ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले वाला एलिमेंट होता है उसे इनपुट कहा जाता है फंक्शन की, और जो दूसरा एलिमेंट होता है उसे क्या कहा जाता है, आउटपुट कहा जाता है। ठीक है, तो सर ये तो ये बन गया आपका, मान लो एक ये क्वेश्चन बन गया, मान लो इक्वेशन बन गई, और दूसरा x इज इक्वल टू 1 भी है इसमें, है ना, तो फिर f ऑफ x की f ऑफ 1 की वैल्यू निकालो, तो सर x की जगह पे जो भी भरे यहाँ पर भी वही भरना होता है, तो 1 का स्क्वायर इधर मतलब 1 आ गया, तो सिंपल सी बात है इसकी आउटपुट 1 हो गई। तो यहाँ पे सर आपने बताया था कि इनपुट भरते हैं, तो ये इनपुट है, इनपुट मतलब ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है, ये मान लो ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट ऑफ क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सर उसके बाद x इज इक्वल टू 2, क्योंकि मुझे पता है x की वैल्यू 3 तक लिख सकते हैं, तो फिर सिंपल सी बात है यहाँ पर x को 2 भरना है, 2 भरोगे तो सर यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। उसके बाद सर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, f ऑफ 3 भी लिख सकते हैं, अगर 3 लिखें तो सर 3 का स्क्वायर हो गया, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो सर मेरे को समझ आ रहा है कि भाई क्या हुआ, मान लो x की 1 2 3, मान लो ये इनपुट, मान लो x को क्या कहते हैं, मुझे पता है यहाँ पे जो भी भरते हैं उसे इनपुट कहते हैं, इनपुट का मतलब ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है, और यहाँ पे जो आंसर आता है, मतलब इसका जो आंसर आता है उसे हम आउटपुट कहते हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर का क्या होता है, दूसरा क्या होता है, एलिमेंट होता है। तो सर मेरे को बात क्लियर हो गई कि भाई जो ये फंक्शन है, मतलब यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, उसके कौन कौन से पेयर बने, मतलब 1 1 का बना, 2 4 का बना, 3 4 का क्या बना, पेयर बना। तो सर इधर लिख लेते हैं उसको, फिर उसके पेयर को एक्सप्लेन करते हैं ना। तो चलो मैं इधर लिख लेता हूं, मान लो सर इसको ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में लिखें, तो f मान लो जो फंक्शन मान लो डिफाइंड है उसकी क्या वैल्यू आई, सबसे पहले इनपुट सर x होती है, और आउटपुट क्या होती है, जो इसका आंसर आए x पुट करने पर, है x में f ऑफ x में x पुट करने पर जो आंसर आए उसे आउटपुट कहते हैं। तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ऐसे ही अगला लिखो, तो अगला सर इनपुट कितनी थी 2 और आउटपुट कितनी थी 4, तो 2 4 का ऑर्डर पेयर बन गया, 3 9 का क्या बन गया सर, ऑर्डर पेयर बन गया। ठीक है, तो सर फंक्शन का ये तो 3 ऑर्डर पेयर बन गए, उसके बाद सर 3 तक थोड़ा ना डिफाइंड है, 10 तक डिफाइंड है, तो इसका मतलब अगर ये वैल्यू लेंगे तो फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, इस तरीके से क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो सर जल्दी जल्दी इसको भी निकालते हैं, फिर क्वेश्चन को क्या करते हैं, मान लो देखते हैं कि भाई ये फंक्शन है या नहीं है। तो ध्यान से देखो, मान लो कि भाई क्या हो गया आपका, है ना, क्या हो गया सर, f ऑफ x क्या होगा आपका, मान लो 3x होगा, जब x की वैल्यू आप किसमें कंसीडर करोगे, इसमें कंसीडर करोगे, तो भरो फिर x की वैल्यू अगर 3 भरे, तो मेरे को पता है सर f ऑफ 3 निकालना है, f ऑफ 3 यहाँ पे 3 भरा, तो x की जगह पे 3 भरेंगे, 3 इंटू 3 कितना हो गया सर, 9 हो गया, x 4 भरे, x 5 भरे, x 6 भरे, x 7 भरे, x 8 भरे, x 9 भरे और x 10 भरे। जल्दी जल्दी भर के देखो क्या आंसर बनता है। 4 पे सर इसका आंसर सीधा मैं लिख रहा हूँ, 3 इंटू 4 12 हो गया, 5 पर इसका आंसर कितना हो गया सर, 3 इंटू 5 15 हो गया, 6 पर इसका आंसर कितना हो गया, मतलब 3 इंटू 6 हो गया ना, यहाँ पे मैं x की वैल्यू भर रहा हूँ बस सिंपल, कितना हो गया 18 हो गया। f ऑफ 7 पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 इंटू 7 21 हो गया। f ऑफ मान लो 8 पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 इंटू 8 24 हो गया। f ऑफ 9 पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 इंटू 9 27। f ऑफ 10 पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, मान लो f ऑफ 10 30 इसकी क्या हो गई, वैल्यू होगी। तो सर मेरे को पता है ये इनपुट है और ये जो आंसर आए हैं इसे हम आउटपुट कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है उसे इनपुट कहते हैं, तो इसका मतलब दूसरा क्या बना 3 9, मतलब 3 9 का पेयर बना। उसके बाद सर मान लो 4 12 का बना, तो 4 12 यहाँ पे सभी लिख लो। 5 कितने का बना होगा, 15 का बना होगा, है ना। उसके बाद 6 18 का बना होगा, उसके बाद 7 21, उसके बाद सर 8 24 बना होगा। उसके बाद सर मान लो इधर मिटा देते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो नीचे देखो जल्दी जल्दी कि भाई कौन कौन से पेयर बने हैं, फिर उसको क्या कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखो ध्यान से सर, उसके बाद आपका पेयर बना था मान लो कौन सा 927 का बना है। उसके बाद सर लास्ट आपका बना था 1030 का क्या बना था, पेयर बना था, ठीक है। तो वो आपने समझ ही लिया, ये आपके टोटल क्या बने, पेयर बने। तो सर पूछ रहा है कि भाई ये फंक्शन मतलब जो ये f ऑफ x डिफाइन किया था ये फंक्शन है या नहीं है। तो भाई सिंपल सी बात है सर, फंक्शन चेक करने के लिए मुझे पता है कि भाई दो ऑर्डर्ड पेयर देखने हैं कि दो ऑर्डर्ड पेयर का मान लो दो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम तो नहीं है। तो देखते हैं, तो सर 1 तो मान लो नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 सर 2 में प्रेजेंट है। तो ध्यान से देखो 3 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, बट देखो दूसरा जो आंसर है
वो क्या है सर, सेम है। तो इसका मतलब सर ये सेम ही तो ऑर्डर्ड पेयर है, दो बार लिख दिया, ऑर्डर्ड पेयर सेम ही है, ये एक्चुअल में अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर नहीं है ना। 3 9 को अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर थोड़ा ना कहेंगे, ये भी सेम है, ये भी सेम ही ऑर्डर्ड पेयर है। तो इसका मतलब सर इसका आंसर मतलब 3 9 सेट में हमें पता है कि भाई एलिमेंट रिपीट नहीं करने होते, तो इसीलिए इसको एक ही बार लिखना था। ये आप सेट ही तो लिख रहे हो फंक्शन सेट, तो इसमें एलिमेंट तो रिपीट नहीं करने होते, तो सर 3 9 एक ही बार लिखना था, दो बार नहीं लिखना था। 3 9 अगर अलग होता ना, 3 के साथ कोई अलग होता, फिर वो क्या होना था, अलग मान लो क्या होना था आपका, मान लो ऑर्डर्ड पेयर होना था। तो सिंपल सी बात है सर, सभी अलग अलग ही दिखाई दे रहे हैं और सभी के मान लो जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो सारे क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग हो तो सर ये क्या होता है, आपका फंक्शन होता है। तो सिंपल सी बात है, ये आंसर हो गया, ये आपका क्या है, फंक्शन है। तो दूसरा चेक करते हैं अब दूसरा फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो दूसरे को देखते हैं। दूसरा एक और दिया आपको, g ऑफ x दिया है, इसे क्या रीड करते हैं, g ऑफ x। तो g ऑफ x की वैल्यू निकालते हैं। तो सर इसको भी वैसे ही लिखना है, g ऑफ x की वैल्यू है ना, g ऑफ x की वैल्यू कितनी है सर, एक्स स्क्वायर है। जब x की वैल्यू ये होगी तो लिखो जल्दी जल्दी, 0 मान लो x लेस देन इक्वल टू 2। तो सर मेरे को पता है कि भाई 2 तक वैल्यू तक g ऑफ x ऐसे बिहेव करेगा। तो x की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, तो भर देते हैं सर x की वैल्यू 0, तो वे g ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी ना, g ऑफ x मतलब सर यहाँ पे भरना होता है 0 हो गया। अगर यहाँ पे 0 भरोगे तो यहाँ पे भी 0, 0 का स्क्वायर 0 हो गया सर, g ऑफ 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर हो गया, इसका आंसर 1। g ऑफ 2 हो गया, 2 का स्क्वायर सर आपका कितना हो गया, 4 हो गया। तो सर आपके पहले 3-4 एलिमेंट तो बन गए, उसको इधर लिख लेते हैं। g ऑफ x का आंसर कितना आया सर, 0 का आपका आया 0, एक ऑर्डर्ड पेयर ये बना, 1 का क्या आया 1 आया, 2 का क्या आ गया सर 4 आ गया। मान लो ये 3 ऑर्डर्ड पेयर बन गए। ठीक है, तो उसके बाद सर यहां तक तो क्लियर हो गया। उसके बाद g ऑफ x ऐसे ही थोड़ा ना बिहेव करेगा। तो सर मेरे को पता है जब यहां तक x की वैल्यू लोगे तो g ऑफ x ये होता है, जब x की वैल्यू ये कंसीडर करेंगे तो g ऑफ x किसकी तरह बिहेव करेगा, इसकी तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को रीड करना होता है, ऐसे उसको समझना होता है कि अगर x की वैल्यू इसमें होगी तो g ऑफ x का मतलब जो आंसर होगा या g ऑफ f फंक्शन जो होगा वो 3x के क्या होगा, बराबर होगा। तो सर यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर 3x होगा जब x की वैल्यू किसमें होगी, मान लो इन दोनों के क्या होगी, बीच होगी। तो बढ़ते हैं सर, मान लो f ऑफ मान लो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 9, x की वैल्यू क्या होगी 10। तो सर g ऑफ मान लो 2 क्या होगा, मान लो यहाँ पे भरो ना, 2 भरोगे तो 6 हो जाएगा। g ऑफ 3 क्या होगा, 3 भरोगे तो सर 9 हो जाएगा। g ऑफ मान लो 4 यहाँ पे x की जगह पे 4 भरोगे तो 12 हो जाएगा। g ऑफ 5 x की जगह पे 5 भरोगे तो 15 हो जाएगा। g ऑफ 6 x की जगह पे 6 भरोगे तो 18 हो जाएगा। g ऑफ 7 x की जगह पर अगर 7 भरोगे तो कितना होगा 21। तो g ऑफ मान लो 8 मतलब x की जगह पे 8 भरोगे तो 24। g ऑफ 9 अगर 9 भरोगे तो 27, अगर 10 भरोगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो सर ये मेरे को पता चल गया कि भाई फंक्शन की मान लो g ऑफ x जो फंक्शन है उसकी इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। तो जब यहाँ पर पेयर लिख लेते हैं, है ना, आपने बाकी तो लिख लिए, बाकी पेयर उधर लिखते हैं, फिर देखते हैं कि भाई ये फंक्शन है या नहीं है। सर मेरे को पता है ये फंक्शन कहां तक डिफाइन था, 10 तक डिफाइन था, तो 10 तक उसकी क्या लिख ली, वैल्यू लिख ली x की। तो वहां से आप देखते हैं कि भाई ये फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन का फंडा तो सर हमें पता ही है, मान लो 2-3 पेयर ये हो गए, चौथा पेयर इसको बड़ा सेट कर देते हैं। चौथा पेयर सर कौन सा है, ये वाला 2 और क्या होगा 6 होगा। उसके बाद सर कौन सा है 3 9 होगा। उसके बाद 4 12 है, जहां पे देख लो, यहाँ पे 5 15 है। उसके बाद क्या होगा सर 6 18 होगा, है ना, 6 18 होगा सर। उसके बाद क्या है 7 21 है। उसके बाद सर 8 24 है। उसके बाद सर 9 27 है। उसके बाद सर 10 जो होगा वो कितना होगा 30 होगा। ठीक है, तो सर ये टोटल क्या बना, आपका फंक्शन बना जो आपने वैल्यू बनाई। तो सर मेरे को पता है फंक्शन क्या होता है, वो वाला होता है जिसके ऑर्डर्ड पेयर में मान लो फर्स्ट एलिमेंट कभी भी क्या है, सेम ना हो। तो ध्यान से देखो कि भाई फर्स्ट एलिमेंट किसी में सेम है, मान लो 2 देखो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो सर मेरे को पता है कि ये दोनों सेम ऑर्डर्ड पेयर है नहीं। इसके बाद क्या है 6, इसके बाद क्या है 4। तो ये सिंपल सी बात है सर, ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर पेयर है। तो मेरे को पता है कि भाई अगर डिफरेंट ऑर्डर पेयर हो उसमें पहला एलिमेंट क्या हो, सेम हो, तो इसका मतलब वो क्या होता है, वो फंक्शन नहीं होता। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ये सिंपल रिलेशन सेट है, ये फंक्शन सेट नहीं है। ठीक है, तो सर आपको बात क्लियर हुई होगी। तो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को उतारो, फिर अगले क्वेश्चन करने की कोशिश करें। चलो आपने लिख लिया होगा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी, फिर उसकी बात करते हैं।
ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी। ठीक है, ये आपको मान लो फंक्शन की वैल्यू दी है बी ए लीनियर फंक्शन, राइट एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, इसको मान लो करने की कोशिश करो। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, अगर समझ आता है तो करने की कोशिश करो। चलो देखते हैं कि भाई कैसे होगा ये क्वेश्चन। ध्यान से देखो, उसने क्या दिया आपको, फंक्शन डिफाइन कर दिया है कि भाई फंक्शन, तो सर मेरे को पता है ये फंक्शन की इनपुट होती है, ये फंक्शन की क्या होती है, आउटपुट होती है ना। यहाँ मतलब ये एक्स की वैल्यू होती है, ये एक्चुअल में जो एक्स बढ़ते हैं वो फंक्शन की जो आउटपुट आती है, जो आंसर आता है, ये उसकी वैल्यू होती है। ये पिछले क्वेश्चन में भी आपने समझाया। ठीक है, तो सर आगे पढ़ो, क्या कह रहा है, बी ए लीनियर फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स दी है। ठीक है, इसको एफ लिख लो या एफ ऑफ एक्स लिख लो, ये दोनों बातें क्या होती हैं, सेम ही होती हैं। तो सर मेरे को पता है कि भाई एफ ऑफ एक्स उसने कहा है लीनियर फंक्शन, तो सिंपल सी बात है कि भाई लीनियर फंक्शन, शायद आपको पता हो लीनियर फंक्शन जब भी हम डिफाइन करते हैं वो कैसे होता है, जिसमें एक्स की वैल्यू क्या हो, एक्स की पावर क्या हो, 1 क्या हो, पावर हो, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, सर वो लीनियर फंक्शन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा होगा, ए एक्स प्लस बी, मतलब इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शन कहते हैं। तो ऐसी बात कर रहा होगा। उसके बाद कह रहा है कि भाई राइट एफ ऑफ एक्स, तो कहता है एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल के बताओ कि भाई एफ ऑफ एक्स फंक्शन एक्चुअल में क्या होगा। अगर मान लो ये फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, वो एक लीनियर फंक्शन है, तो फिर एफ ऑफ एक्स को मान लो यहाँ पे करके बताओ कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे होगी। ठीक है, तो सर मेरे को थोड़ा सा समझ आता है। अभी आप बता रहे हो कि भाई जो मान लो ऑर्डर्ड पेयर दिए होते हैं, इसको इनपुट कहते हैं, इसको फंक्शन की क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। तो सर यहां से शुरू करते हैं। मेरे को पता है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या दी है सर, यहां से मेरे को ये समझ आता है कि ये एक्स की वैल्यू है, ये उसकी आउटपुट की वैल्यू है। आउटपुट मतलब जब एक्स भरेंगे फंक्शन में तो उसका आंसर कितना आएगा सर, ये क्या आएगा, आंसर आएगा। तो सर मेरे को समझ आ रहा है, आप बोल रहे हो कि भाई एफ ऑफ 1 मतलब एक्स की जगह पर अगर 1 भरेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर हमें यही इंफॉर्मेशन देता है कि अगर मान लो उसकी एक्स की वैल्यू 1 हो फंक्शन के अंदर, मान लो 1 भरो तो उसकी आउटपुट भी क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो रहा है। तो भी सिंपल सी बात है सर, अगर एफ ऑफ 1 है तो मेरे को पता है कि भाई एक्स की जगह पर आपने 1 भरा, तो फिर सिंपल सी बात है इधर भी तो 1 भरेंगे। तो मान लो इसमें 1 भरे तो क्या आंसर बनेगा सर, ए एक्स की जगह पे 1 हो गया तो प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो सर मेरे को यहां से ये क्लियर हुआ, एक इक्वेशन ये बनी कि ए प्लस बी किसके बराबर होगा, 1 के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया या पहली इक्वेशन हो गई। तो उसके बाद सर यहां से ये भी तो समझ आ रहा है कि भाई एक्स की वैल्यू 2 दी है, तो एक्स की वैल्यू 2 दी है तो मेरे को पता लग गया कि भाई एक्स 2 होगा। तो फिर सिंपल सी बात है, एफ ऑफ 2 मतलब एक्स की वैल्यू यहां पे भरनी होती है और एफ ऑफ 2 का जो आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा, ये हमें ऑर्डर्ड पेयर से पता चलता है। तो इसका मतलब एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो सिंपल सी बात है सर, एफ ऑफ 2 अगर 3 है तो फिर सिंपल सी बात है, आपने क्या किया, मान लो यहां इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू को क्या रखा, 2 रखा, तो इधर मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 2। तो अगर मान लो एफ ऑफ 2 की वैल्यू रखें, क्योंकि अगर यहां पे 2 रखा है तो सिंपल सी बात है यहां पर भी तो 2 ही रखेंगे, क्योंकि फंक्शन एक्चुअल में क्या है, यही है। तो भी सिंपल सी बात है, यहां से सर क्या होगा, मान लो a इंटू क्या हो जाएगा, x की जगह पे 2 रख देंगे प्लस b इज इक्वल टू ना इसकी वैल्यू, अगर इसको इधर लिख लें f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस क्या हो गया b। अगर x की जगह पर आपने 2 रखा तो x की जगह पर यहां पर भी 2 ही रखना था, क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर है। तो फिर a इंटू क्या हो गया 2 प्लस b इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो सर मेरे को बात क्लियर हुई। तो इसका मतलब 2a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो सर मेरे को पता है कि भाई उसने ये फंक्शन डिफाइन करने के लिए बोला है, तो फंक्शन मतलब x तो रहेगा ही रहेगा, a और b यहां पर निकालने थे एक्चुअल में। ठीक है, तो सर a और b निकालने हैं, तो मेरे को पता है कि 2 इक्वेशन हो और 2 वेरिएबल हो। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा कि हम इस इक्वेशन से सॉल्व करके दोनों को निकाल सकते हैं। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको ये 2 इक्वेशन मिल गई हैं और 2 वेरिएबल है तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सर मेरे को पता है, इसको इधर लिख लें 2a प्लस b इज इक्वल टू 3, इसको लिख ले a प्लस b इज इक्वल टू क्या लिख ले 1। तो इसको क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड, मतलब b को खत्म कर लेते हैं, माइनस कर देते हैं। तो सर ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस है ना, नीचे जो साइन होता है उनका उल्टा साइन लिखना होता है। इधर किसका साइन है, प्लस का, इधर माइनस, इसका प्लस का, इसका भी माइनस, इसका प्लस का, इसका माइनस, सभी के साइन क्या कर दिए, चेंज कर दिए। एक्चुअल में ये इक्वेशन इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मेरे को पता सर प्लस b और माइनस b खत्म हो गया, इसमें से ये घटाएंगे तो a बचेगा -1
3 में से घटेगा तो क्या होगा 2 होगा। तो सर a की वैल्यू तो हमें पता चल गई, तो इसे यहाँ तो मान लो इस इक्वेशन में भर दो या इसमें भर दो, आपको मर्जी है। तो सर मैं इसमें भर देता हूं, मेरे को पता है सर b 2 प्लस b है ना, दिस वैल्यू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन क्या होगा, इन इक्वेशन 1 में भर दी 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू क्या होगी सर 1 माइनस 2, तो b कितना हो गया -1। तो सर a और b मेरे को पता चल गया, a 2 है, b की वैल्यू -1 है। तो सिंपल सी बात है, इसको इक्वेशन को अगर डैश कह दें तो पुट है ना, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन क्या होगा आपका, मान लो स्टार में मैं पुट कर रहा हूं, अगर पुट करूंगा तो f ऑफ x, a की वैल्यू सर क्या निकाली है 2x, तो इसका मतलब 2 इंटू x हो गया, प्लस b की वैल्यू कितनी निकाली है -1, तो सर मेरे को पता चल गया 2x -1, ये f ऑफ x की क्या होगी आपके वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन बन गया, जो आपका लीनियर फंक्शन था वो एक्चुअल में ऐसा फंक्शन था जिसका आंसर क्या आ रहा है आपका, ऐसा क्या आ रहा है, मान लो इसमें अगर वैल्यूज भरेंगे, मान लो ये आपका क्या आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं इस फंक्शन से। सही है, तो सर मान लो 2 ने तो आपने यूज किया, तो तीसरा अगर देखे सर, तीसरा इसको सेटिस्फाई करेगा तो वो करना चाहिए। देखो ध्यान से, अगर x 0 भरो, यहाँ पे x 0 भरो, f of 0 किसके बराबर होगा, 0 इंटू 2 0, तो -1। तो सर मेरे को समझ आ गया कि भाई 0 अगर x 0 भरेंगे इसका आंसर कितना आएगा, -1 आएगा, तो ये भी पेयर तो इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो एक्चुअल में यही फंक्शन की क्या कर रहा था, वो बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इसको जल्दी जल्दी उतारो, फिर अगला क्वेश्चन करें, अगले क्वेश्चन को क्या करें, एक्सप्लेन करें। चलो आपने उतार ही लिया होगा, इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। ठीक है, फिर उसको एक्सप्लेन आप कोशिश करना, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलो ये बात तो आपको क्लियर हो ही गई होगी, तो उसके बाद मान लो अगला तीसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। लिखो जल्दी जल्दी तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, जल्दी जल्दी इसे उतारो और करने की कोशिश करो, फिर मैं करके बताता हूं कि भाई कैसे होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, तो मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, एक्सप्लेन होगा। तो सर पहले तो क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या लिखा है, लेट a इज इक्वल टू दिस। मान लो a सेट आपको डिफाइन करके दे दिया कि ये होगा, उसके बाद फंक्शन, सर ये आपने बताया था, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको समझ होना चाहिए कि भाई फंक्शन कहां से कहां तक है, a से n तक है। तो सर इसका मतलब होता था, इसको हम इनपुट ऑफ क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं ना, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इसको हम क्या कहते हैं, इधर लिख लेते हैं, a को हम क्या कहते हैं सर, यहां से मेरे को ये बात समझ आ रहा है, इनपुट कहते हैं, और n क्या होगा सर आपका आउटपुट होगा। तो सर इसका मतलब फंक्शन की इनपुट जो है वो ये वाला सेट है, और आउटपुट जो है n का मतलब आपको पता ही है, नेचुरल क्या होगा, नंबर होगा। तो सिंपल सी बात है सर, इनपुट फंक्शन में क्या वैल्यूज भरनी है, मेरे को यहां से ये क्लियर हो रहा है, ये वाली वैल्यूज भरनी है, क्योंकि उसकी इनपुट क्या है, इसको क्या कहते हैं, इनपुट ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो ये क्या होता है सर आउटपुट, अगर ये वैल्यू भरेंगे उसके विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट जो कंसीडर करनी है वो नेचुरल वैल्यू क्या लेनी है। ठीक है, तो सर ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद उसने फंक्शन डिफाइन करके दिया है कि भाई ये है, तो यहाँ पे लिखो, मान लो आंसर, सर मेरे को पता है कि भाई f ऑफ n मान लो क्या होता है, हाईएस्ट, मतलब उसने लिखा है हाईएस्ट फैक्टर, है ना, हाईएस्ट फैक्टर नहीं प्राइम फैक्टर लिख लो, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ क्या होगा, n होगा। ठीक है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ क्या होगा, n होगा। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है, यहाँ पे आपने अभी बताया कि यहाँ पे हमेशा क्या भरी जाती है, इनपुट भरी जाती है। तो मेरे को पता है सर इनपुट जो फंक्शन की है वो क्या होती है, मेरे को यहाँ से समझ आ गया कि इस फंक्शन की इनपुट जो है वो ये वाला क्या है, सेट है। तो भी सिंपल सी बात है कि इनपुट की वैल्यू क्या है सर, 9 10 11 12
13, ये आपकी क्या है इनपुट है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू भरनी है सर, ये वाली वैल्यू भरनी है। तो उसने बोला है कि अगर यहाँ पे ये वाली वैल्यू भरो, है ना, ये वाली वैल्यू भरो n के, तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ क्या आना चाहिए, n। तो इसका मतलब अगर ये वाली इसमें इनपुट भरेंगे, वो इसका जो आंसर होगा, आंसर मतलब उसने ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है कि भाई जो भी n पर यहाँ पे भरेंगे हम, वो आंसर क्या होगा, उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा, अब थोड़ा सा आगे समझाओ फिर ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। सर मुझे पता है इनपुट कौन सी है ये, तो इसका मतलब f ऑफ 9 हो गया। तो मेरे को पता है सर 9 तो भर दिया, बट आंसर क्या आना है, उसने बोला है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ क्या होगा, n होगा। मतलब जो यहाँ पे n भरा है उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर जो होगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो सर मेरे को यहाँ से क्लियर करना पड़ेगा थोड़ा कि भाई यहाँ इसके फैक्टर कौन कौन से 9 के, तो सर n के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 3 होता है और 9 होता है। तो ये तो आपको पता ही होगा, फैक्टर का मतलब क्या होता है कि भाई वो वाली वैल्यूज जिससे साथ ये पूरा पूरा क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो सर 1 के साथ भी 9 डिवाइड हो जाता है, 3 के साथ भी हो जाता है, 9 के साथ भी हो जाता है, बाकी किसी के साथ नहीं होता। अब उसके बाद ये तो उसके फैक्टर हो गए, उसने फैक्टर नहीं बोला, उसने बोला हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, मतलब जो इनमें से सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा, इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो सर इनमें से प्राइम फैक्टर कौन सा है, ये प्राइम नंबर नहीं होता है ना, तो ये प्राइम नंबर होता है, ये भी प्राइम नंबर नहीं होता। तो सिंपल सी बात है सर, प्राइम फैक्टर क्या है इसका, 3 क्या है, प्राइम फैक्टर है। तो सिंपल सी बात है सर, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद सर इनपुट तो ये सभी भरनी है, तो उसकी आउटपुट हमें क्या लेना है, प्राइम फैक्टर। ये तो मेरे को बात समझ आ गई कि यहाँ पे जो आंसर आएगा इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लेना। तो पहले तो इसके फैक्टर करते हैं, 10 के फैक्टर करें तो कौन कौन से होते हैं सर, 2 होता है, पहले तो एक ही होता है, 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है सर, 10 होता है ना। 10 के साथ भी ये डिवाइड, 5 के साथ भी, 2 के साथ भी, 1 के साथ भी, और किसी नंबर के साथ 10 डिवाइड नहीं होता, पूरा पूरा एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता। जिसके साथ वो एग्जैक्टली डिवाइड होता है उसे ही उसके क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, इसके फैक्टर ये वाले हो गए। तो मेरे को कौन सा पूछ रहा है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो सर ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम है, ये भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है 5 ही बना हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो इसका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। उसके बाद सर 11 है, तो 11 के तो सर 2 ही फैक्टर होंगे, एक होगा, एक 11 होगा। तो ये प्राइम फैक्टर नहीं है, तो यही प्राइम फैक्टर है। तो भी सिंपल सी बात है, यहाँ आंसर क्या होगा, मतलब 11 का 11 ही होगा। अब 12 के सर कौन से फैक्टर होते हैं, 12 के कौन कौन से फैक्टर, 1 होता है, 2 होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, और उसके बाद 12 भी होता है। ठीक है, तो ये सभी इसके फैक्टर हैं, ये सभी इसको क्या करते हैं, डिवाइड। तो हमने तो इसमें से प्राइम फैक्टर ढूंढ रहे हैं, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम है, तो ये भी प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, तो ये भी प्राइम नहीं है। तो सर इसका आंसर भी क्या बना, 3 ही बना। ध्यान से देखो, इसका आंसर भी क्या बना, 3 ही बना। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या आंसर आया, 3 ही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। उसके बाद आपको पूछा है f ऑफ 13 की वैल्यू पूछी है। तो अगर 13 की वैल्यू लिखें तो क्या बनेगी, 13 की वैल्यू ना 3 आ गया, 13 की वैल्यू। तो 13 के फैक्टर सर, 13 के भी तो सर 2 ही फैक्टर बनेंगे, एक और एक 13, क्योंकि 13 भी एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद होता है, एक क्या है कि भाई एक उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। तो भी सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या आएगा सर, 13 आएगा। तो भी सिंपल सी बात है सर, ये इसकी इनपुट हो गई, ये इसकी आउटपुट हो गई। तो अभी आपने बताया कि भाई फंक्शन में जो इनपुट होती है ऑर्डर्ड पेयर में, उसे पहले लिखते हैं, जो आउटपुट होती है उसे बाद में लिखते हैं। यहाँ इनडायरेक्टली सर जो आपने बताया था पिछली वीडियो में, डोमेन जो होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, इनपुट ही होती है, और जो मान लो रेंज होती है वो आपकी क्या होती है, आउटपुट ऑफ फंक्शन होती है। तो भी सिंपल सी बात है सर, ये इनपुट है, ये इसकी क्या है, डोमेन। डोमेन मतलब जो हम पढ़ते हैं फंक्शन में उसे हम डोमेन कहते हैं, जो उसका आंसर आता है उसे हम क्या कहते हैं, रेंज। तो फिर सर इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख लेते हैं, ये इसे लिखेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर आया उसको बाद में, 3 9 हो गया, 9 3 हो गया, उसके बाद सर 10 5 हो गया, उसके बाद 11 11 हो गया, उसके बाद सर 11 11 हो गया, उसके बाद 12 3 हो गया, उसके बाद सर 13 13 हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या बना सर, फंक्शन बना। तो फंक्शन में पूछा गया सर आपको रेंज ऑफ फंक्शन। तो रेंज का मतलब आपने बताया था सर कि भाई फंक्शन की रेंज या रिलेशन की रेंज क्या होती है, जो सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर को उसको रेंज कहते हैं। तो सेकंड एलिमेंट लिख लो, 1 2 3 4 5, तो 3 तो सेम ही है। तो सर क्या बना, 3 बना, 5 बना, 11 बना और 13 इसका क्या बना, आपका रेंज बना। तो जल्दी जल्दी लिख लो, ये आपका क्या था, क्वेश्चन था, ये उसकी क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्या आते हैं, जेई वगैरह में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे आप देते हो एनडीए वगैरह, उसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल क्या होता है उसका, हाई होता है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, तो जल्दी जल्दी उतारो, फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन करें।
तो चलो आपने उतार ही लिया होगा, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं चौथा, उसे क्या करते हैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी चौथा क्वेश्चन लिखो। ठीक है, ये आपका क्या है फंक्शन है, तो आगे लिखा है इज इट फंक्शन और क्या होगा नॉट होगा। ठीक है, ये आपका क्या है क्वेश्चन है। तो जल्दी जल्दी इसको वीडियो को पॉज करके इसको करने की कोशिश करो, फिर मैं करके बताता हूँ कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा एक्सप्लेन होगा। ठीक है, तो सर चलो चलो आपने किया होगा, देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ध्यान से देखो सर, मेरे को पता है एफ बी द सबसेट ऑफ क्या होगा दिस, तो ये तो सिंपल सी बात है कि वो कह रहा है कि इसका सबसेट होगा। उसके आगे पढ़ो कि इज डिफाइंड बाय, एफ की वैल्यू दी है, ये आपकी क्या दी है वैल्यू दी है। तो सर मेरे को पता है कि जो ये एक्चुअल में ऑर्डर्ड पेयर ही लिखा है, तो मैं इसको इनपुट आउटपुट के टर्म में लिखूं तो मेरे को पता है कि भाई क्या बोल रहा है कि अगर एफ की इनपुट, इसे क्या कहते हैं सर एक्स ही कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, इसे क्या कहते हैं या इसे क्या कहते हैं सर इनपुट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं आउटपुट ऑफ क्या कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो फिर सर मेरे को पता है कि फंक्शन में इनपुट कहां भरते हैं, यहां पे भरते हैं, तो जो आउटपुट आती है वो इक्वल टू क्या होती है सर, ये क्या होती है आपकी आउटपुट होती है। अगर इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि मेरे को पता है सर ये इनपुट होती है, तो इनपुट हमेशा एफ ऑफ यहां पे भरते हैं, तो ये इनपुट हो गई। अब इक्वल टू इसका मतलब जब ये भरेंगे इसका आंसर क्या आना चाहिए, एम के बराबर आना चाहिए, यही वो हमें ऑर्डर्ड पेयर में बोल के बता रहा है। ठीक है, तो सर ये बात तो क्लियर हो गई। आगे बोला कि एम भी इंटीजर है, एन भी इंटीजर है, एन बिलोंग्स टू नॉट जीरो, मतलब एन जीरो नहीं है, तो इज इट फंक्शन और नॉट। तो वो बोल रहा है कि भाई बताओ ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सर मेरे को पता है कि भाई यहाँ पर अब मैं इंटीजर छोड़ना पड़ूंगा कि भाई इतने सारे इंटीजर भरूं, तो इंटीजर भरने से बहुत सारी वैल्यूज मैं यहाँ पे कंसीडर कर सकता हूं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि भाई जब भी कभी आपको पूछे कि वो फंक्शन है या नहीं है, तो आप कोशिश करो कि ऐसी एग्जांपल ढूंढो यहाँ पर वो फंक्शन नहीं होगा। तो सर वो कैसे ढूंढे कि भाई ऐसी एग्जांपल यहाँ पे ये फंक्शन नहीं होगा, अगर कोई दिखाई देती है तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, अदरवाइज नहीं दिखाई देती तो इसका मतलब ये क्या है फंक्शन है। तो सर वो कैसे ढूंढे कि भाई ध्यान से अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। क्या दिमाग यूज करना है, मेरे को पता है कि भाई अगर इनपुट यहाँ पे जो इनपुट भरेंगे उसकी आउटपुट क्या आनी है, एम आनी है। तो भी सिंपल सी बात है, अगर मेरे को पता है सर इनपुट का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर, अगर फर्स्ट एलिमेंट अगर क्या हो जाए सेम हो जाए और उसकी आउटपुट क्या रहे अलग अलग रहे, तो फिर सिंपल सी बात है वो फंक्शन नहीं होता है ना। यही तो होता है फंक्शन नहीं होने का क्या मतलब होता है कि सर ऑर्डर्ड पेयर अगर दो से ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर बनाए फंक्शन में और दो से ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या आए सेम आए, दूसरा एलिमेंट डिफरेंट आए, तो वो क्या होता है वो फंक्शन नहीं होता। तो फिर इसका मतलब मैंने दिमाग लगाना है कि यहाँ पर आंसर सेम आना चाहिए बट उसकी यहाँ पे वैल्यू जो आनी चाहिए वो अलग जानी चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट होता है सर ऑर्डर्ड पेयर का, ये सेकंड एलिमेंट होता है, तो इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेम आना चाहिए और आउटपुट क्या आनी चाहिए डिफरेंट आनी चाहिए। तो सर देखते हैं कि भाई मेरे को पता है कि भाई अगर मैं यहाँ पे सर 2 1 ले लूं ना, मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ m इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, n इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ पहला पेयर। तो सर मेरे को पता है यहाँ पे 2/1 होगा, तो भी सिंपल सी बात है कि भाई जब ये भरेंगे इसका आंसर उसने बोला कि m आना है, तो इसका मतलब इसकी जगह पे क्या आना है सर 2 आना है, तो फिर इसका मतलब f ऑफ 2 जो होगा वो किसके बराबर होगा 2 के बराबर होगा। तो सर अब क्या करना है, अब मेरे को पता है कि एक पेयर मान लो फंक्शन अगर मैं लिखूं फंक्शन में एक ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गया 2 2, क्योंकि ये दोनों क्या है इंटीजर है, उसने कहा है m और n आप इंटीजर ले सकते हो बस जीरो को कंसीडर नहीं करना, तो ये जीरो थोड़ा है ये तो इंटीजर ही है। तो अब एक ऐसी एग्जांपल ढूंढो जो यहाँ पे सेम आए बट यहाँ पे आंसर क्या आए डिफरेंट आए। तो सर मेरे को पता है कि भाई एक पेयर तो ये बन गया, मान लो दूसरा अगर बनाना पड़े तो मेरे को पता है यहाँ पर क्या लाना है 2 लाना है, तो 2 कैसे लाया जा सकता है सर 6/3 भी लाया जा सकता है, 4/2 भी लाया जा सकता है, 2 तो बहुत तरीके
तरीकों से लाया जा सकता है। तो चलो मैं लिख लेता हूं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, मान लो 6/3 लिख लेता हूं ना, 6/3, इसका मतलब m की वैल्यू मैंने 6 मानी, n की वैल्यू मैंने 3 मानी, तो मेरे को पता है सर, मान लो ये हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आना है सर, m, तो मेरे को पता है सर m की वैल्यू आपने क्या मानी है 6, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आना है 6, तो इसको काटो सर, देखो ध्यान से, तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू 2 हो गई और यहाँ पे क्या आ गया 6, तो सर मेरे को पता है कि एक ऑर्डर पेयर बना 2,2, एक ऑर्डर पेयर बना 2,6, मतलब अगर लिखें है ना, बनेंगे तो यहाँ पे n, बट मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, एक ये बना, एक ये बना, तो ऐसे तो बहुत सारे बनेंगे। और यहां से मेरे को समझ आ गया, देखो कि भाई फर्स्ट एलिमेंट क्या है सेम, तो सेकंड एलिमेंट डिफरेंट है, इसका मतलब ये दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर है, तो अगर दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या हो सेम हो तो वो फंक्शन नहीं होता, तो इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं है, ये क्या है सिंपल रिलेशन हो सकता है बट ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। इस क्वेश्चन को इस टाइप से करते हैं, ये इसकी क्या है एक्सप्लेनेशन है कि भाई फंक्शन अगर आपको पूछे कि कोई फंक्शन है तो आप मान लो क्या करना है, ये नहीं ढूंढना कि वो फंक्शन है, ये ढूंढना है कि भाई वो कहां पर फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन नहीं होने का मतलब क्या होता है कि दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर निकालो जिसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या हो सेम हो, तो फिर वो क्या होगा, वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया, जल्दी जल्दी उतारो, फिर अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन आपका जेई का ही क्वेश्चन है, एक जेई का क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। चलो आपने उतार ही लिया होगा, ठीक है, तो चलो अब मान लो फंक्शन करते हैं। मान लो अगला क्वेश्चन वो आपका क्या है, जेई मेन में 2023 में क्वेश्चन आया है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। वो भी एक्चुअल में क्या है, फंक्शन का ही क्या है आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा मिक्स है, मान लो जीपी मिक्स है। जीपी शायद आपको पता हो कि भाई जीपी क्या होती है, पर नहीं पता होगा मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा, बाकी आप जब एपी जीपी पढ़ोगे उसमें अच्छी तरह से ये चीजें सभी क्या करोगे, स्टडी करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लो जल्दी जल्दी, फिर एक्सप्लेन करते हैं। लेट f of x be the function such that, ठीक है, such that f of x plus y is equal to f of x and f of क्या है y for all x y belongs to natural number। ठीक है, ये आपको दिया है, उसके बाद लिखा है and f of 1 इज इक्वल टू आपको दिया 3 और समीशन k इज इक्वल टू 1 to n, f ऑफ k आपको दिया है 3 to 7 9, तो आपको पूछा है देन फाइंड वैल्यू ऑफ क्या होगा, n होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, तो सर मेरे को क्वेश्चन तो मान लो पढ़ो जल्दी जल्दी, फिर इसे करने की कोशिश करते हैं कि भाई कैसे करेगा। ठीक है, बस जो जेई में क्वेश्चन आते हैं उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज टफ होती है, एक लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए सही तरीके से, दूसरा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब जब भी आपको कोई डाटा दे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इस डाटा का यूज कहां पे होगा, कैसे यूज होगा, बस आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, तो सर देखते हैं कि भाई कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, लग तो बहुत डिफिकल्ट सा रहा है बट आसान सा क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा लेंथी है, मतलब 2-3 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं और इसे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो चलो सर देखते हैं कि भाई क्या पढ़ते हैं। उसने क्या कहा है, f of x be the function, मतलब f of x एक फंक्शन है such that f of x plus y is equal to क्या दिया है आपको, ये दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो सर इसको लिख लेते हैं अगर इंपॉर्टेंट है तो। इसका मतलब f of x plus y, f of x तो f of क्या है, y के क्या है बराबर है, डॉट डाल दो ना, डॉट भी डाला है, इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई के बराबर है। अगर यहाँ पे x plus y भरेंगे तो इसके क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, वो दिया क्वेश्चन में। फॉर, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, ये आपको पता ही होगा, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब कोई भी नेचुरल नंबर भरो उसके लिए ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई है, और किसी के लिए नहीं है, सिंपल नेचुरल नंबर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई है। उसके बाद एक खास बात और दी है, f of 1 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 3। उसके बाद आपको पूछ रहा है कि भाई आपको एक और इंफॉर्मेशन दी है k 1 to n, f of k इज इक्वल टू कितना दिया है, 3 to 7 9। तो सर मेरे को इसका मतलब पता होना चाहिए, इसको क्या कहते हैं, समेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, समेशन कहते हैं। तो सर समेशन का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, ये मान लो वैल्यू जो फंक्शन दी है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, याद रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपको जेईई मेन में पूछे जाते हैं, यही कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन, इसको डाटा को थोड़ा इधर उधर कर देता है, बाकी क्वेश्चन क्या होता है ऐसा ही होता है। तो इसलिए अच्छी तरह इसको क्या कर लेना, सीख लेना। तो ध्यान से देखो सर, समेशन को कैसे लिखते हैं कि जो यहाँ पे k है, मतलब k की वैल्यू यहाँ पे भरनी होती है, तो इसका मतलब सर भरेंगे तो f ऑफ पहला k कहां से कहां जा रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है,
तो n तक जा रहा है, तो सर मेरे को पता है कि भाई सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो फिर उसके बाद आता है प्लस, ठीक है, प्लस उसके बाद सर k की वैल्यू 1 तो भर दी, उसके बाद क्या होगी 2 होगी, n तो तभी आएगा ना कि 1 भरोगे, 2 भरोगे, 3 भरोगे, अप टू सो ऑन n भरोगे, तो सर f(2) हो गया। उसके बाद सर प्लस, मान लो उसके बाद इसकी क्या भरनी होती है, डिस्क्रीट वैल्यू, है ना। ये मान लो ये आपके किसके लिए डिफाइन होता है समेशन, जिसमें आपने k की वैल्यू क्या भरनी है, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब एक होल नंबर क्या भरनी है, वैल्यूज भरनी है 1 से n तक, तो सर 1 2 हो गया। उसके बाद सर क्या हो गया 3 प्लस अप टू सो ऑन क्या हो गया f(n), ऐसे 4 भरोगे, 5 भरोगे, तो उसका आंसर कितना दिया है 3279 आपको क्या दिया है, आंसर दिया है। तो सर ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब यहां से आपको ये क्लियर हो गया कि आपको चाहिए क्या, f(1) चाहिए, f(2) चाहिए, f(3) चाहिए, ऐसी आपको वैल्यू चाहिए, उन सभी को ऐड करके क्या करना है, इसके क्या करना है, बराबर करना है। तो सर हम इतनी वैल्यू निकालेंगे n तक, ऐसा नहीं होता। जब भी मान लो आप f(1), f(2), f(3) निकालोगे, आपको यहाँ वहां से कोई पैटर्न महसूस होगा कि एक्चुअल में वहां पे एक पैटर्न बन रहा होगा, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि सभी मान लो n तक निकालने हैं फिर उसको ऐड करना है, ऐसा नहीं होता। अब आपको 1 बाय 1 समझ आएगा कि भाई क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो चलो मान लो शुरू करते हैं। तो f(1) की वैल्यू कितनी दी है आपको, 3 दी है, तो सर 1 की वैल्यू तो 3 दे दी है, तो मेरे को पता है कि x y नेचुरल नंबर है, तो मतलब 1 तो मेरे को पता है। उसके बाद 2 भरने की कोशिश करते हैं ना, 2 भरने की कोशिश करते हैं, f(2) 1 की वैल्यू तो निकल गई, 2 की निकालने की कोशिश करते हैं। तो भी सिंपल सी बात है कि अगर 2 निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो, सर यहाँ पे 0 भर दें और यहाँ पे 2 भर दें, और ध्यान से देखो कि भाई x और y दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। तो भी सिंपल सी बात है, 0 वाला तो केस ही नहीं होगा, x और y की वैल्यू क्या भरेंगे, 1 1 भरेंगे, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो सिंपल सी बात है सर 1 + 1 हो गया, तो 1 + 1 2 ही होता है, दो ही केस बनते 2 के लिए, या 0 प्लस क्या कर दो 2 कर दो, या फिर 1 + 1 करो, तो नेचुरल नंबर है, तो 1 + 1 वाला केस जो होता है वो अच्छा लगता है ना, अच्छा नहीं लगता, वो नेचुरल नंबर में क्या होता है प्रेजेंट, 0 2 वाला केस नहीं होता। तो सर मेरे को पता है कि अगर ये भरा, ये x है ये y है, तो वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी f(1) आ जाएगा, और y की वैल्यू भी आपने 1 ही भरी है, तो f(1) 2 आ जाएगा। तो भी सिंपल सी बात है सर f(2) की वैल्यू भी निकल गई, f(2) की वैल्यू कितनी निकली 1 × 1, तो सर 1 की वैल्यू दी है 3 डॉट क्या हो गया 3 हो गया, तो यहाँ तो इसको 9 लिख लो, तो यहाँ इसको सर पावर में भी लिख सकते हैं, इसको दो तरीकों से लिखा जा सकता है, 3 × 3 9 होता है, या फिर 3 का क्या लिखा जा सकता है, स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो सर ऐसे क्यों नहीं लिख रहे आप, ऐसे क्यों लिख रहे हो, एक्चुअल में यहाँ से एक पैटर्न बनना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई पैटर्न बनना है, पैटर्न को अच्छी तरह समझना आना चाहिए। तो चलो लिखते हैं सर f(3) लिखना है, तो f(3) कैसे लिखें, तो सर इसको फिक्स ही रखते हैं, नेचुरल नंबर ही पढ़ना है, इसको फिक्स ही रखते हैं 1 और इसको बदलते हैं। तो भी सिंपल सी बात है, x की वैल्यू 1 ही रखो, y की वैल्यू क्या रख दो 2 रख दो। तो सर मेरे को पता है f(3) मतलब 1 + 2 हो गया, तो सर x क्या है 1 है, तो इसका मतलब f(1) डॉट यही क्या ना f(x), x की जगह पे आपने 1 रखा है, तो y की जगह पे क्या रखा है 2 रखा है। तो भी सिंपल सी बात है सर ये बन गया। तो इसका मतलब सर f(1) और f(2) इसकी वैल्यू कितनी है, f(1) की कितनी है सर, मान लो 3 दी है आपको, और f(2) की आपने निकाल ली कितनी सर 3 स्क्वायर भी लिख सकते हो, 9 भी लिख सकते हो, तो चलो 9 लिख लो, 9 लिखा तो सर 27 का मतलब क्या होता है सर 3 का क्या होता है स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हो गया, अब ध्यान से समझो कि ये हो गया। अब ऐसे तो आपको कुछ समझ आ ही गया होगा, देखो यहाँ पे 1 बन रहा है 3 की पावर, यहाँ पे 2 बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है 3 बन रहा है। तो अगर 4 निकाल के देख लेते हैं, मतलब मान लेते हैं कि भाई एक और निकालते हैं, x1 और y क्या हो जाएगा सर 3, तो इसका मतलब f ऑफ क्या होगा 1 होगा, तो मान लो 1 प्लस क्या होगा सर आपका 3 होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं f(1) इंटू क्या लिख सकते हैं f(3) है ना, x तो और y हो गया। तो भी सिंपल सी बात है, f(1) की वैल्यू 3 है, तो f(3) की क्या है सर 3 लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं, तो आप 3 की पावर 3 लिखो, तो इसका मतलब उसका आंसर क्या आ रहा है 3 की पावर 4। तो सर मेरे को समझ आ रहा है कि भाई पैटर्न बन रहा है, 3 की पावर में आपका क्या बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई ये बात समझ आ गई, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब तो सिंपल इसमें वैल्यू भरनी है, और वैल्यू भर के इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपने उतार ही लिया होगा, अब मैं सीधा यहाँ पे वैल्यू भर रहा हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन मैं मिटा देता हूँ, क्वेश्चन लगभग आपका कंप्लीट हो गया, बस ये वैल्यू यहाँ पे क्या करनी है, पुट करनी है। तो चलो करते हैं 1 बाय 1। तो सर मेरे को पता है f(1) की वैल्यू क्या है, f(1) की वैल्यू क्या है 3 सर, उसके बाद क्या है 3 का स्क्वायर है, उसके बाद 3 की 3 है, उसके बाद 3 का 4 है, अब तो सोन 3 की पावर n है, तो उसके बाद सर आपका क्या बना है
कितना आंसर है 3279। तो सर ये तो क्या बन रहा है जीपी बन रही है। अगर आपको पता हो कि भाई जीपी क्या होती है, अगर नहीं पता तो ये मेरे को पता है, मेरे को तो पता है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई जीपी बन रही है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई जीपी का मतलब क्या होता है। तो ध्यान से देखो कि भाई जीपी क्या होती है, ध्यान यहां से देखो है ना। मान लो पहली टर्म जीपी की, इसे क्या कहते हैं फर्स्ट टर्म कहते हैं, तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या होती है 3 होती है। उसके बाद आर को क्या कहते हैं कॉमन रेशो। यहाँ पे क्या है कॉमन रेशो, जिसको हम जीपी में किसमें डिनोट करते हैं आर से। तो सर कॉमन रेशो का मतलब क्या होता है सेकंड टर्म, सेकंड टर्म अपॉन क्या होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो सेकंड टर्म क्या है सर 3 की पावर 3, मतलब उसको 9 लिख लो, 3 की पावर 3 को 9 अपॉन फर्स्ट टर्म क्या है सर 3। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आया 3 आया। तो सर ये इसे कॉमन रेशो कहते हैं, इसे कॉमन रेशो नहीं कहते। बाद में ये ऑब्जर्व करना है कि अगर इसका आंसर 3 आया तो इसका भी आंसर 3 आना चाहिए, इसका भी आंसर 3 आना चाहिए, अगले का भी आंसर क्या आना चाहिए 3। फिर वो क्या होती है जीपी होती है। जीपी उसे कहते हैं जिसमें कॉमन रेशो क्या होती है सेम होती है, मतलब सेकंड कंसेक्यूटिव जो मान लो आपकी टर्म होती है उसका पिछली के साथ डिवीजन हमेशा क्या आता है सेम आता है। तो सर ये बात तो सही है, 2 के साथ 1 किया तो 3 आया। तो करके देख लेते हैं आर की वैल्यू क्या होती है, जरूरी नहीं इन दोनों को करना है, इन दोनों का भी सेम आना चाहिए रेशो, इन दोनों की रेशो भी क्या आनी चाहिए सेम। तो सर अगले की करके देखते हैं कि भाई अगला क्या बना 27 अपॉन 9, इसका मतलब आंसर क्या आया 3 आया। तो सर सिंपल सी बात है, कॉमन रेशो तो सेम ही आ रही है, अगर कॉमन रेशो सेम है तो इसका मतलब इसे क्या कहते हैं जीपी। तो अगर इसे जीपी कहते हैं तो सम ऑफ क्या होता है जीपी, मतलब जीपी में सम करना हो कि एन टर्म का, मतलब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ क्या होगा जीपी। इसका फॉर्मूला होता है a r रेज़ टू पावर क्या होता है n माइनस 1 अपॉन क्या होता है r माइनस क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो सर ये जीपी में पढ़ेंगे आप जाके, अब आप नोट डाउन कर लो, बाकी सब कुछ क्या पढ़ेंगे जीपी में, इसको क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया। a का मतलब सर फर्स्ट टर्म होती है, उसे आपने कहा 3, r का मतलब कॉमन रेशो होती है सर वो कितनी है 3 की पावर कितनी होगी n ही तो निकालना है यहाँ पे, तो 3 की पावर n हो गया, n पता ही नहीं है सर, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू n ही लिखी, -1 हो गया, तो नीचे क्या है सर 3 - 1 हो गया इज इक्वल टू है ना r की वैल्यू 3 इक्वल टू आपको 3 है 3279 दी है। ठीक है, तो सर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो ध्यान से, क्या 3 की पावर n - 1 मेरे को पता है ना, ये 3 है, इसको क्या लिख सकता हूँ, चलो लिख के बता देता हूँ। ये 3 था, इसको आप पीछे लिख लिया, इसका आंसर कितना है 2, इसका मतलब 3279 आया। तो मेरे को पता सर ये उधर चले जाएंगे, 3n - 1 हो गया, उधर जाके ये उल्ट जाएंगे, तो इसका मतलब 9 हो गया और 2 बाई कितना हो गया 3 है ना, ये उधर मल्टीप्लाई, ये इधर आगे क्या हो गया डिवाइड। तो सर काटम कटाई कर सकते हैं, इसका मतलब 3 1 जा 3 हो गया सर, उसके बाद 2 27 हो गया, 0 हो गया, तो 3 9 जा कितना हो गया 27, तो 3 3 जा कितना हो गया 9 हो गया। तो सर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा सर, मान लो 6 हो गया, 8 हो गया 1 तो 2 a आ गया, ये यहाँ पे माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा सर प्लस का हो जाएगा, इसका मतलब 2187 हो गया ना, ये माइनस क्या उधर जाके प्लस, इसका मतलब 3 रेज़ टू पावर n स्क्वायर बराबर आया 2187 के क्या आया बराबर। तो सिंपल सी बात है सर, जब भी ऐसा कुछ बने हम क्या करते हैं इक्वल में, हम क्या करते हैं बेस सेम करते हैं, बेस सेम होने पर उनकी पावरें क्या होती हैं सेम होती हैं। तो सर लिखते हैं जल्दी जल्दी कि भाई क्या है आपका, मान लो ये बना 3 रेज़ टू पावर n की पावर मतलब इक्वल टू 21 तो सर ये 3 की टर्म्स में लिखना है ना, 3 के मल्टीपल के टर्म्स में लिखना है। तो आपको शायद बताओ 3 3 जा 9 है ना, 3 3 जा क्या होता है 9, 9 3 जा क्या होता है 27, 27 81, 243 होता है 729, और 729 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपका ये आंसर आता है। तो कितने हो गए सर 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं सर 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 7 भी लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं क्योंकि 3 को 7 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा। तो भी सिंपल सी बात है सर, बेस सेम हो इक्वल टू है ना इसमें, तो बेस सेम हो पावरें क्या होती है सेम, तो n की वैल्यू क्या होगी 7 होगी। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जो आपका जेईई मेन में आया था। कहाँ आया था जेईई मेन 2023 में आपको क्या आया था, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन था, कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन थोड़ी लंबी थी कि भाई कैसे कैसे 2-3 चीजों को क्या किया था मिक्स किया था। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी इसे उतारो, उसके बाद जेईई एडवांस का क्या करें क्वेश्चन करें, एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन करते हैं। चलो आपने उतार ही लिया होगा। ठीक है, तो एक अगला क्वेश्चन करते हैं जो आपका 2016 में जेईई एडवांस में आया था। ठीक है, तो वो भी फंक्शन का ही क्वेश्चन था, उसे क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कैसे वो क्वेश्चन क्या होगा आपका एक्सप्लेन होगा। ठीक है, तो चलो लिखो जल्दी जल्दी कि भाई क्या क्वेश्चन है। मान लो 6 f of x plus 2 f of 1 upon x is equal to आपको क्या दिया है 3x दिया है, और बोला है कि भाई x नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। ठीक है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दी है
तो उसके बाद लिखा है कि भाई एस मान लो क्या है, मान लो सेट है x बिलोंग्स टू R सच दैट f ऑफ x जो है वो f ऑफ माइनस x के क्या है आपका बराबर है। तो आगे मान लो देन एस मान लो इधर ऑप्शन भी दी है ना, जेई का क्वेश्चन है तो सिंपल सी बात है ऑप्शन भी होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन दी है कि भाई कंटेन एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, पहली ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन है कंटेन्स मोर देन 2 एलिमेंट, ठीक है, ये दूसरी इंफॉर्मेशन है। तीसरा है इज एन एम्प्टी सेट। चौथी इंफॉर्मेशन है आपकी कंटेन एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, ठीक है। तो ये आपकी क्या है इंफॉर्मेशन है, इसे हमने क्या करना है एक्सप्लेन करना है। तो चलो पढ़ते हैं सर क्वेश्चन कि भाई क्या है, ये कहाँ आया था सर, जेई एडवांस 2016 का क्या आपका क्वेश्चन है। तो सर सिंपल ही क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आराम से देखोगे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सर तेरे को पहले भी बोला है कि जेई के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपकी विजुअलाइजेशन क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन पावर क्या होनी चाहिए, अच्छी, मतलब ऑब्जर्व करना सही तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो चलो मान लो इंटरलिंक्ड करते हैं। तो सर पहले तो ये इन्फॉर्मेशन दी है, तो चलो ये तो फंक्शन की टर्म में दी है, तो बाद में बात करते हैं। x नॉट इक्वल टू 0, तो सर सिंपल सी बात है कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है। x बिलोंग्स टू R दी है, उसके अलावा कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद सर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है कि भाई f ऑफ x किसके बराबर है, इसके क्या है बराबर है। तो मान लो f ऑफ x की वैल्यू इसके बराबर है, तो f ऑफ x की वैल्यू इसके जब बराबर होगी तो सिंपल सी बात है वहां से हमें सेट ही तो मिलेगा। जब f ऑफ x हमें पता होगा तभी तो f ऑफ x f ऑफ माइनस x के बराबर होगा। तो सर मेरे को यहां से स्टक गया कि मैं निकालना क्या है, इनडायरेक्टली f ऑफ x की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना। मेरे को यहां से समझ आता है कि यहां से ये 2 वैल्यू बराबर दी है, तो इसका मतलब आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि भाई f ऑफ x की क्या निकालो, वैल्यू निकालो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है सर f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस x दी है, तो मेरे को f ऑफ x पता होगा, तो मैं इक्वल टू क्या कर दूंगा, x की जगह पे माइनस x रखूंगा और दोनों को क्या कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा। तो वहां से जो x का सोल्यूशन आएगा वो इस सेट के क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। तो इनडायरेक्टली मेरे को यहां से निकालना क्या है, ये समझ आया कि मुझे f ऑफ x की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो फिर सिंपल सी बात है, अब ऊपर की बात करते हैं। तो सर f ऑफ x दिया आपको सीधा सीधा, तो सीधा तो कभी नहीं दिया होता भाई, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, सीधी वैल्यू तो कभी भी कोई भी आपको गिवन नहीं होगी, ठीक है। तो सर नहीं दी, तो फिर मेरे को पता है कि f ऑफ x निकालना है। मेरे को पता है यहाँ पे 2 फंक्शन दिए, एक f ऑफ x दिया है, एक f ऑफ 1 अपॉन x दिया है। तो मेरे को यहाँ से ये समझ आता है कि सर जब भी कोई मान लो 2 वेरिएबल दी हो ना, ये भी एक वेरिएबल ही है, f ऑफ x एक वेरिएबल वैल्यू है, तो f ऑफ 1 अपॉन x भी एक वेरिएबल वैल्यू है। अगर 2 वेरिएबल दी है तो मेरे को पता है सर इन दोनों को निकालने के लिए हमेशा 2 इक्वेशन की क्या होती है, जरूरत होती है। बस ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर इन दोनों को निकालने के लिए 2 वेरिएबल की जरूरत होती है, तो फिर सिंपल सी बात है कि अगर 2 वेरिएबल चाहिए तो इसका मतलब मेरे को एक इक्वेशन और चाहिए जिससे मैं f ऑफ x की क्या निकाल सकूं, वैल्यू निकाल सकूं। तो एक ऑब्जर्वेशन और चाहिए, ध्यान से देखो, x और 1 अपॉन x, तो इसका मतलब ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम ही है। अगर ये x है तो ये 1 अपॉन x है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इधर x कर दूं, तो ये 1 अपॉन x नहीं हो जाएगा। तो फिर 2 इक्वेशन बना सकते हैं। सर मेरे को थोड़ा मतलब समझ आ रहा है कि क्या बोल रहे हो, एक इक्वेशन तो दी है, तो एक इक्वेशन और चाहिए f ऑफ x वाली, तभी तो f ऑफ x निकल सकता है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल तो सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सी बात है, मेरे को यहां से समझ आ रहा है कि एक्चुअल में ये दोनों वैल्यू सेम ही तो है। अगर मैं इसको मान लो x को x रखूं तो यहाँ पे 1 अपॉन x आया, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो यहाँ पे 1 अपॉन x आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ x। तो एक नई इक्वेशन बन जाएगी। तो सही बात है सर, यही तो मान लो ऑब्जर्व करना था, तो बस करो। तो मान लो चेंज, यहाँ पे लिख दो चेंज x2 क्या होगा, 1 अपॉन क्या होगा, x होगा, ठीक है। तो इसमें फंक्शन में x को f ऑफ x चेंज कर दिया, तो इसका मतलब f ऑफ x हो गया 2। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है सर, f ऑफ x को मतलब 1 अपॉन x को x रखा है, तो भी सिंपल सी बात है यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो इसको भी तो चेंज करेंगे, x को देखो ये भी x है, ये x है, x को किसमें चेंज किया, 1 अपॉन x, तो ये 1 अपॉन x हो गया। ये इसको 1 अपॉन x किया तो ये x हो गया, तो इसको भी तो 1 अपॉन x करेंगे क्योंकि x को हमने किसमें कन्वर्ट किया है, 1 अपॉन x। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा। तो बस इतनी सी इंफॉर्मेशन अगर आपको समझ आ गई है, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है, वो तो आप कर ही सकते हो। बस ये बात आपको समझ आनी क्या थी, जरूरी थी, ठीक है। तो सर मेरे को समझ आ गई। अब मेरे को पता है कि देखो 2 इक्वेशंस हैं, देखो एक f ऑफ x, fx, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, वो तो मैं सॉल्व कर ही सकता हूँ एलिमिनेशन मेथड से। तो चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो सर मेरे को पता है मैंने f ऑफ x निकालना है, अगर f ऑफ x निकालना है तो इसको खत्म करना पड़ेगा। अगर इसको खत्म करना है, इसके आगे 2 है तो इसके आगे भी तो 2 लाना
पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लो मल्टीप्लाई, इसको 2 इक्वेशन लिख लो, इसको 1 लिख लो, मल्टीप्लाई आपकी होगी मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद क्या होगा 2 हो गया सर, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब 2 1 f ऑफ x हो गया, 2 2 जा 4 हो गया f ऑफ x, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या आ गया 6 अपॉन क्या आ गया x आ गया, ठीक है। तो सर ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को माइनस प्लस करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ही कर रहा हूँ, अगर माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, तो सर मेरे को पता है इन दोनों की बात कर रहे हो, तो फिर सिंपल सी बात है, ये दोनों तो सेम हो गए, देखो ये प्लस का ये माइनस का, इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या बचेगा सर, माइनस का 3 f ऑफ क्या बचेगा x बचेगा। ये बात तो समझ आ रही होगी ना, ये अकेला f ऑफ x है, ये 4 f ऑफ x है, तो सिंपल सी बात है x वाला ये मतलब x है सिंपल, ये 4x है, तो एक x में से 4x जाएंगे तो 3x, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे 3x ही आया, 3f ऑफ क्या आ गया x आ गया, तो माइनस 3f ऑफ x हो गया। उसके बाद क्या करना है सर, यहाँ पे भी देखना है सर क्या है, इसको इसमें से माइनस किया, तो इसका मतलब 3x माइनस क्या आ गया 6 माइनस क्या आ गया x आ गया। तो भी सिंपल सी बात है सर, इधर मेरे को इक्वेशन क्या बनी, अब इसको इनके साथ डिवाइड करना है, तो यहाँ ऐसा कर सकते हैं कि सर -3 इनमें से भी तो कॉमन निकल सकता है, तो -3 कॉमन निकालते हैं, -3 f ऑफ x, मान लो इसमें से -3 कॉमन निकालते हैं, तो सर -3 कॉमन निकलेगा, ये प्लस वाला था ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 6 को कैसे लिखा जा सकता है 2 into 3, अगर 3 आपने कॉमन निकाल लिया है, माइनस भी कॉमन निकाल लिया है, चलो माइनस नहीं लिखते, मान लो 3 कॉमन निकालते हैं, तो सर 3 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, मान लो x माइनस कितना हो गया 2 अपॉन कितना हो गया x हो गया, ठीक है। तो सर ये मेरे को बात समझ आ गई, देखो 3 के साथ 3 कट गया, तो इसका मतलब माइनस f ऑफ x किसके बराबर आया आपका, मान लो इस इक्वेशन के बराबर आया, x माइनस क्या हो गया 2 अपॉन क्या हो गया आपका x हो गया। तो सर मेरे को पता है कि भाई माइनस से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये प्लस का हो जाएगा, इधर साइन चेंज हो जाएंगे, इधर 2 अपॉन x हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। तो सर f ऑफ x तो निकल गया, f ऑफ x निकालने के लिए ये सब हम क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो f ऑफ x निकल गया, अगर f ऑफ x निकल गया तो भी सिंपल सी बात है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे, वहां से क्या निकल जाएगा x निकल जाएगा। तो सर करके बताओ, ऐसे समझ नहीं आता, अगर आप करके बताओगे फिर समझ आता है, ठीक है। तो ये तो बात आपको समझ आएगी होगी। अब मैं जहां से मान लो क्या कर रहा हूं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हूं, क्योंकि f ऑफ x निकालने का मेरे दिमाग में कहां से आया था, यहां से, तो इसमें यहाँ से f ऑफ x को भर दो, तो f ऑफ x कितना सर 2 अपॉन x माइनस x, या इसको सीधा लिख लो, है ना, इसको मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो गया x हो गया, ठीक है। तो सर यहाँ पे लिखते हैं अब f ऑफ x क्या है सर आपका 2, है ना, f ऑफ x की वैल्यू लिखनी है 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या है x है, ये f ऑफ x की वैल्यू आ गई, उसके बाद f ऑफ माइनस x, तो इसका मतलब जहां पे सर x है ना, f ऑफ माइनस x का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो x होगा वहां पे क्या भर देना है माइनस भर देना, तो सर माइनस तो फॉर्मूले का है, माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा और x की जगह पे माइनस x लिख देना ना, इसका मतलब यही होता है, जहां पे जो चेंज करोगे सेम टू सेम चेंज क्या होती है जहां पर, तो यही करना है सर। तो इसकी वैल्यू क्या बनी सर 2 माइनस x का स्क्वायर करोगे तो प्लस x स्क्वायर ही होगा, तो इसका मतलब x का स्क्वायर हो गया, माइनस x करोगे तो माइनस x ही होगा, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होगी। मान लो क्या किया, f ऑफ x आपको दिया था, f ऑफ माइनस x निकालना था, तो सर x की जगह पे जो चेंज करते हैं फंक्शन में भी वही चेंज हो जाता है, तो f की जगह पर माइनस x किया, तो सिंपल सी बात है इस पर भी x की जगह पे माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे x की जगह पर माइनस x आ जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू बराबर है, वो उन्होंने बोला है उस सेट में, तो सिंपल सी बात है सर, ये मेरे को समझ आ गया। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो ठीक है। तो सर सॉल्व तो कर ही सकते हैं अब, है ना, आपको पता होगा कि भाई सामने सामने इक्वल टू में चीजें कट जाती हैं, तो ये माइनस है, माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई हुआ तो सर ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब मान लो एक्स वाले इकट्ठे करो, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, सर 2 माइनस 2 4 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर इसमें प्लस हुआ तो 2x स्क्वायर हो गया, तो फिर x स्क्वायर क्या होगा सर 2 उधर जाके डिवाइड हुआ 4/2, इसका मतलब 2 आ गया, x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई सर 2 आ गई, और x की वैल्यू क्या आ गई सर √2। तो आपको पता होगा कि जब अंडर रूट करते हैं तो आंसर प्लस माइनस में आता है, तो सर x की कौन कौन सी वैल्यू आई, एक √2 आई, एक माइनस अंडर रूट क्या आई 2 आई, तो सर ये दोनों मान लो कौन से नंबर हैं, ठीक है, इर्रेशनल नंबर है। तो ध्यान से देखिए उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका
मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल, तो ये रियल नंबर ही तो होते हैं। तो इसका मतलब सर x की कौन कौन सी वैल्यू आई इस सेट में, एक √2 आया, एक -√2 आया, इसका मतलब उसकी दो वैल्यूज आई। तो सर दो वैल्यूज वाला क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कंटेन एग्जैक्टली क्या होगा, 2 एलिमेंट्स होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, ये आपके क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो बात आपको क्लियर हुई होगी। ये आपका क्वेश्चन था जेईई एडवांस का 2016 का। ठीक है, तो जल्दी जल्दी उतारो, फिर अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करें। चलो आपने उतार ही लिया होगा, उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, वो भी आपका जेईई